आज हम एक बहुत ही जानी पहचानी लेकिन अक्सर अनकही पहेली को सुलझाने जा रहे हैं। ये पहेली है कि हम खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मार लेते हैं। मतलब क्यों हम जो चीज़ सबसे ज़्यादा चाहते हैं उसी से खुद को दूर कर लेते हैं। इसी को कहते हैं सेल्फ सैबोटाज। और इस गुत्थी को सुलझाने के लिए हमारे पास ब्रायना बीस्ट की किताब द माउंटेन इज यू के कुछ बेहतरीन विचार हैं। इस किताब का एक बहुत ही दमदार आइडिया है कि हमारी जिंदगी का जो सबसे बड़ा पहाड़ है जिसे हमें चढ़ना है वो कोई बाहरी चुनौती नहीं बल्कि हम खुद हैं। बिल्कुल। और जो बात इसे वाकई दिलचस्प बनाती है वो ये है कि ज्यादातर लोग सोचते हैं कि सेल्फ सैबोटेज इसलिए होता है क्योंकि हम खुद से नफरत करते हैं या हम में कोई कमी है। हाँ, यही आम धारणा है। पर किताब इस पूरी सोच को ही पलट देती है। वो कहती है कि आत्मविनाश खुद से नफरत का नतीजा नहीं बल्कि खुद को बचाने का एक बहुत ही गलत तरीका है। खुद को बचाने का? हाँ, ये एक ऐसा व्यवहार है जो हमारी किसी बहुत गहरी अनकही जरूरत को पूरा कर रहा होता है। आज हम इसी अजीब से सुरक्षा तंत्र की परतों को खोलेंगे। ठीक है, तो चलिए इसे थोड़ा और समझते हैं। किताब कहती है कि जब हम अपने सपनों और अपनी हकीकत के बीच एक एक लगातार फासला देखते हैं, एक गैप। हाँ, एक गैप, और उस फासले को कम करने की हर कोशिश जब नाकाम हो जाती है तो उसके पीछे लगभग हमेशा सेल्फ सैबोटाज ही होता है। ये बस आलस नहीं है। नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये एक तरह का कोपिंग मैकेनिज्म है। मतलब मुश्किलों से जूझने का एक तरीका, लेकिन ऐसा तरीका जो काम नहीं करता। किताब में मशहूर मनोवैज्ञानिक कार्ल यूंग का एक शानदार उदाहरण है। जब वो बच्चे थे तो एक दिन स्कूल में गिरे और उनके सिर में चोट लग गई। उस पल उनके दिमाग में पहला ख्याल ये आया, शायद अब मुझे स्कूल नहीं जाना पड़ेगा। अच्छा, मतलब चोट के दर्द से पहले ये ख्याल आया? हाँ, और इसके बाद जो हुआ वो और भी हैरान करने वाला था। वो बार बार बेहोश होने लगे। बेहोश? हाँ, महीनों तक ये सिलसिला चला। कई साल बाद उन्हें एहसास हुआ कि ये बेहोशी स्कूल न जाने की उनकी अवचेतन इच्छा का नतीजा थी। उनका शरीर उनकी उस इच्छा को पूरा कर रहा था। ये तो बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी बड़े प्रेजेंटेशन से ठीक पहले कोई बीमार पड़ जाता है। सही। दिमाग खुलकर तो नहीं कह पाता कि मैं डरा हुआ हूं, तो शरीर एक बहाना तैयार कर देता है। ये एक तरह का बचाव है, पर गलत दिशा में। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसी तरह हमारे कई आत्मविनाशकारी व्यवहार असल में हमारी असली समस्याओं के लक्षण होते हैं। जैसे किताब में पूछा गया है, क्या आप रिश्ते इसलिए खराब कर लेते हैं क्योंकि आप असल में अपनी पहचान खोजना चाहते हैं पर अकेले रहने से डरते भी हैं? तो एक ड्रामा खड़ा कर दो जो आपको कुछ समय के लिए अकेला कर दे, बिना असल में अकेले रहने का फैसला लिए। ठीक यही। या फिर कोई अपनी सफलता को इसलिए बर्बाद कर देता है क्योंकि वो असल में एक कलाकार बनना चाहता है। भले ही समाज उस रास्ते को महत्वाकांक्षी न समझे तो वो अपनी अच्छी खासी नौकरी में गड़बड़ कर देता है ताकि उसे वहां से निकाल दिया जाए। बिल्कुल, ये एक जायज जरूरत को पूरा करने का एक नाजायज तरीका है। हाँ, हम असल समस्या का सामना किए बिना खुद को थोड़ी देर के लिए राहत दे देते हैं। ये एक शॉर्टकट है जो मंजिल तक कभी नहीं पहुंचाता। ये बात तो समझ आती है, पर सवाल ये है कि हमारे अंदर ये तंत्र ये विकसित ही क्यों होता है? आखिर इसकी जड़ें कहाँ हैं? किताब के मुताबिक इसकी जड़ें कुछ मुख्य जगहों पर हैं, जैसे तर्कहीन डर, कुछ चीजों के साथ हमारे नकारात्मक जुड़ाव और अपरिचित यानी अनजानी चीजों का सामना करने से बचना। इन्हें थोड़ा और खोलकर बताइए। खासकर वो अपर लिमिट वाली बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी। हाँ, अपर लिमिट प्रॉब्लम। ये गे हेंड्रिक्स का सिद्धांत है। इसके मुताबिक हम सब की खुशी, सफलता या प्यार महसूस करने की एक अदृश्य ऊपरी सीमा होती है। एक सीमा? हाँ, जो हमारे बचपन के अनुभवों से तय होती है। जैसे ही हमारी जिंदगी में कुछ बहुत अच्छा होने लगता है और हम उस सीमा को पार करने लगते हैं, हमारा अंदरूनी सिस्टम घबरा जाता है और फिर वो हमें वापस हमारे जाने पहचाने दुख या तनाव की तरफ खींच लाता है। बिल्कुल, और ये बहुत चालाकी से होता है। मान लीजिए किसी को प्रमोशन मिला, सब अच्छा चल रहा है। अचानक वो अपने पार्टनर से किसी छोटी सी बात पर जबरदस्त झगड़ा कर लेते हैं। हाँ, या कोई जरूरी डेडलाइन मिस कर देते हैं। सही। क्यों? क्योंकि सफलता की वो खुशी उनके अपर लिमिट से ज्यादा थी। उनका सिस्टम घबरा गया और उसने तुरंत एक संकट पैदा किया ताकि वो वापस अपने जाने पहचाने तनाव वाले माहौल में लौट सके। वाह, मतलब हम अपनी खुशी से ज्यादा अपने जाने पहचाने दुख में सहज महसूस करते हैं, है ना? और नकारात्मक जुड़ाव का भी यही मामला है, जैसे पैसे को लेकर जो उदाहरण था। हाँ, वो बताइए। अगर बचपन से हमने सुना है कि पैसे वाले लोग बुरे होते हैं
या पैसा सारी बुराइयों की जड़ है। अब बड़े होकर हम मेहनत कर रहे हैं, पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हम सफल होने लगते हैं, हमारा अवचेतन मन, जिसमें वो पुरानी बातें बैठी हैं, वो चिल्लाने लगता है, खतरा, तुम बुरे बन रहे हो। तो भले ही हम होश में पैसा चाहते हों, हमारा बेहोश मन हमें अमीर बनने से रोक रहा है। ठीक यही, वो हमारी आर्थिक सफलता को ही बर्बाद कर देगा ताकि हम बुरे न बने। हमारा डर उस सीमित विश्वास का प्रतिबिंब बन जाता है। चलिए अब कुछ ऐसे आम व्यवहारों पर नजर डालते हैं जो सेल्फ सैबोटाज का संकेत हो सकते हैं। किताब में 3 बहुत आम है: परफेक्शनिज्म, रेजिस्टेंस और दूसरों को जज करना। हाँ। मुझे तो हमेशा लगता था कि परफेक्शनिज्म एक अच्छी बात है, एक खूबी। और यही सबसे बड़ा धोखा है। किताब के अनुसार परफेक्शनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आप सब कुछ बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं। इसका असली मतलब है कि आप असफल होने, आलोचना सुनने या दूसरों की नज़रों में कमज़ोर दिखने से इतना ज़्यादा डरते हैं कि आप या तो काम शुरू ही नहीं करते या उसे कभी खत्म ही नहीं करते। बिल्कुल, ये अगर मैं इसे परफेक्ट नहीं कर सकता तो मैं इसे बिल्कुल नहीं करूंगा वाली मानसिकता है। यानी ये काम को बेहतर बनाने का तरीका नहीं, बल्कि काम से बचने का एक बहुत ही शानदार बहाना है। एकदम सही। ये डर का एक बहुत ही सुंदर मुखौटा है। इसका समाधान किताब एक सीधा सा मंत्र देती है। इसे अच्छी तरह से करने की चिंता मत करो, बस करो। बस करो। हाँ, बस पहला ड्राफ्ट लिखो, चाहे कितना भी बुरा हो। प्रगति पर ध्यान दे, पूर्णता पर नहीं। और प्रतिरोध या रेजिस्टेंस का क्या? जब हम किसी नए प्रोजेक्ट को शुरू करने से खुद को रोकते रहते हैं, 1 मिनट, ये टालमटोल यानी प्रोक्रेस्टिनेशन से अलग कैसे है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ऊपर से देखने पर ये एक जैसे लगते हैं, पर इनकी जड़ें अलग हैं। टालमटोल अक्सर बोरियत या थकावट की वजह से होता है, लेकिन प्रतिरोध, जैसा कि लेखक स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, एक ज्यादा गहरी शक्ति है। ये तब पैदा होता है जब आप कुछ ऐसा करने जा रहे होते हैं जो आपके लिए वाकई मायने रखता है। अच्छा। जो आपको एक बेहतर इंसान बनाएगा। ये आपकी आत्मा की पुकार और आपके डर के बीच की लड़ाई है। तो प्रतिरोध इस बात का संकेत है कि हम सही रास्ते पर हैं? हाँ, एक तरह से प्रतिरोध इस बात का संकेत है कि आप अपने कंफर्ट जोन के किनारे पर खड़े हैं। आपका मन बस ये पक्का कर रहा है कि ये कदम सुरक्षित है। इसका समाधान है अपने क्यों पर फिर से ध्यान केंद्रित करना। जब आपकी प्रेरणा आपके डर से बड़ी हो जाती है तो प्रतिरोध की दीवार ढह जाती है। ये बहुत दिलचस्प है। लेकिन दूसरों को आंकना, वो कैसे सेल्फ सैबोटाज है? ये तो दूसरों के बारे में, हमारे बारे में नहीं। लगता तो दूसरों के बारे में है, पर होता हमारे बारे में ही है। जब हम किसी सफल व्यक्ति को देखते हैं और हम उसमें खामियां ढूंढने लगते हैं, उसकी सफलता को किस्मत का खेल बताते हैं या मन ही मन उससे जलते हैं, तो हम अपने अवचेतन मन को एक बहुत खतरनाक संदेश दे रहे होते हैं। और वो संदेश क्या है? संदेश ये है, सफलता बुरी है। सफल लोग अकेले होते हैं, उन्हें कोई पसंद नहीं करता। हम अपने दिमाग को ये सिखा रहे होते हैं कि सफल होना मतलब अकेला और नापसंद किया जाना है। और फिर जब हमारे लिए आगे बढ़ने का मौका आता है तो हमारा अवचेतन मन ब्रेक लगा देता है। बिल्कुल, वो हमें सफल होने से रोकता है ताकि हम बुरे और नापसंद ना किए जाएं। इसमें एक और बात भी है ना, जब हम किसी की सफलता में खामी निकालते हैं तो हम खुद को ये तसल्ली दे रहे होते हैं कि मुझे वो सफलता नहीं चाहिए। हाँ हाँ, बिल्कुल। ये कोशिश न करने का एक बहुत आरामदायक बहाना बन जाता है। सही। इसका समाधान दूसरों के प्रति करुणा का अभ्यास करना है। दूसरों की सफलता का जश्न मनाना सीखें। जब आप किसी की सफलता पर खुश होते हैं तो आप अपने मन को बताते हैं कि सफलता एक अच्छी और सुरक्षित चीज है। ठीक है, ये सब सुनना और समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि ये मानना कि हमारी जलन असल में हमारे खुद के डर का एक लक्षण है, इसके लिए बहुत ईमानदारी चाहिए। तो अब जब हमने इस समस्या को, इसकी जड़ों को और इसके लक्षणों को पहचान लिया है, तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम इस चक्र से बाहर कैसे निकल सकते हैं? पहला और सबसे मुश्किल कदम है इनकार से बाहर निकलना। जब तक हम ये मानते रहेंगे कि हमारी समस्याएं दूसरों की वजह से हैं, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। किताब इसके लिए एक बहुत ही सीधा अभ्यास सुझाती है। एक कागज और कलम लें और उन सभी चीजों को लिखें जिनसे आप अपनी जिंदगी में नाखुश हैं। सब कुछ, बिना किसी फिल्टर के? सब कुछ। कोई बहाना नहीं, कोई कर्क नहीं, सिर्फ कच्ची कड़वी सच्चाई। अपनी वित्तीय स्थिति, अपने रिश्ते, अपनी सेहत, हर उस चीज के बारे में ईमानदारी से लिखें जो आपको परेशान कर रही है। ठीक है, मान लिया कि हमने वो लिस्ट बना ली, सारी सच्चाई कागज पर है। अब उसे देखकर तो और भी ज्यादा डर लगेगा। अगला कदम क्या है?
फिर बदलाव की शुरुआत होती है। लेकिन यहाँ एक और बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम सोचते हैं कि बदलाव किसी एक बड़े नाटकीय ब्रेक थ्रू में आएगा। हाँ, कोई चमत्कारिक पल। हाँ, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं होता। असली बदलाव माइक्रो शिफ्ट्स यानी छोटे छोटे लगभग अदृश्य बदलावों से आता है। इसके लिए किताब में वो पैसे वाला उदाहरण है ना? हाँ, और वो शानदार है। सवाल ये है, क्या आप आज $1 मिलियन लेना पसंद करेंगे या एक पैसा जो अगले 31 दिनों तक हर दिन दुगना होता जाए? अरे, ये तो जाहिर सी बात है। $1 मिलियन अभी कौन इंतजार करेगा? एक पैसे से क्या ही होगा? अच्छा, मुझे लग रहा है कि इस सवाल में कोई चाल है। चाल तो है, और वो है कंपाउंडिंग की शक्ति। ज्यादातर लोग $1 मिलियन ही चुनेंगे, लेकिन वो एक पैसा जो रोज दुगना हो रहा है 31 दिनों के बाद $10.7 मिलियन से ज्यादा हो जाएगा। 10 मिलियन? हाँ, हमारे जीवन में बदलाव भी ठीक ऐसे ही काम करते हैं। रोजाना किए गए छोटे छोटे निर्णय, जैसे 10 मिनट जल्दी उठना, एक पेज किताब पढ़ना, यही अंत में जबरदस्त बदलाव लाते हैं। यानी हमें बदलने जैसा महसूस होने का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, बस एक छोटा कदम उठाना है। बिल्कुल, आपको एक्शन लेने के लिए मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है। आपको एक्शन लेना है और मोटिवेशन खुद ब खुद आ जाएगा। आज 10 मिनट के लिए टहलें, एक जरूरी ईमेल भेजें, ये छोटे कदम ही आपको पहाड़ के ऊपर ले जाएंगे। तो आज की इस पूरी चर्चा से जो सबसे बड़ी बात मुझे समझ आई वो ये है कि सेल्फ सैबोटाज हमारी कोई चारित्रिक कमी या दोष नहीं है, ये एक सिग्नल है। हाँ, एक इशारा है। एक सुरक्षा तंत्र है जो गलत दिशा में काम कर रहा है और हमारी किसी अनकही जरूरत की तरफ इशारा कर रहा है। और इसकी जड़ों को समझना इस चक्र को तोड़ने का पहला कदम है। सही। और सबसे बड़ी बात, बदलाव किसी एक बड़े तूफान में नहीं, बल्कि रोज की हल्की बूंदों में है। वो एक पैसा जो रोज दोगुना होता है, वही असली बदलाव की कहानी है। और अंत में एक विचारणीय बात जो शायद इस पूरी चर्चा का सार है। किताब कहती है, आपकी नई जिंदगी की कीमत आपकी पुरानी जिंदगी होगी। मतलब आपको बदलना होगा, और बदलाव आसान नहीं होता। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा। शायद आपको अपने कुछ रिश्ते, अपनी कुछ पुरानी आदतें, इन सबको खोना पड़ेगा। ये सुनना थोड़ा डरावना है। लेकिन किताब आगे कहती है, लेकिन आप जो कुछ भी खोएंगे वो उस इंसान के लिए बना था जो अब आप नहीं है। जो लोग और जो चीजें आपके नए स्वरूप के लिए बनी है, वे आपको दूसरी तरफ मिलेंगी। वाओ! और शायद सेल्फ सैबोटेज को छोड़ने का ये पहला और आखिरी कदम है। ये स्वीकार करना कि आगे बढ़ने के लिए कुछ पीछे छोड़ना ही पड़ता है।